नमस्कार साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है, इसलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा अलग तरह से बनाया है। जो आया है उसे जाना है, जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना है। ये इस प्रकृति का नियम है। इसी प्रकृति का एक और नियम है कि इंसान को नहीं पता होता कि वो कब, कैसे और कहां मरेगा। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर मरने वाले इंसान को ये पता चल जाए कि वो कब, कैसे, कितने बजे और क्यों मरने वाला है। ऐसा इंसान जीते जी न जाने कितनी बार मर जाता है। उसे ये अफसोस होता है कि काश जो मैंने किया है वो किसी तरह से बदल जाए, काश कि वो आने वाला दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन ना हो, काश कि मैंने जो गलती की है उसे मैं सुधार सकूं, और काश कि मैं थोड़ा और जी सकूं। ऐसे न जाने कितने सारे काश उस इंसान के साथ इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं जब वो इंसान इस दुनिया को अलविदा कहता है। जी हां, आज मैं सजा के बारे में बात करूंगा, जो एक इंसान को दी जाने वाली सबसे बड़ी सजा है, यानी सजाए मौत। कानून की भाषा में इसे कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पेनल्टी कहते हैं, और आम बोलचाल की भाषा में इसे कहते हैं फांसी। आज के इस वीडियो में इस सजा को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। जियो भाई जियो, जैसे चाहिए वैसे जियो। मैं हिजड़े की जिंदगी जीना नहीं चाहता। ए लाचार चल में संभवतः फांसी की सजा का ये पहला मामला है। निर्भया के दोषियों को अब जल्द ही फांसी होने वाली काम किया है, उनके लिए ना ट्रायल होना चाहिए, उन्हें सीधा फांसी पे लटका दिया। फाइनली उनको फांसी पे लटका दिया गया है। तुम्हें तो फांसी हो जानी चाहिए। फांसी से भी बढ़कर कोई सजा हो तो वो मिलनी चाहिए। क्योंकि ये एक कानूनी मामला है, इसलिए सबसे पहले थोड़ा सा कानून को समझते हैं। भारतीय कानून के बारे में आपने दो चीजें अक्सर सुनी होंगी, आईपीसी और सीआरपीसी। आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पीनल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता। उर्दू में इसे ताज़ीरात हिंद भी कहते हैं। आपने बहुत सारी पुरानी फिल्मों में इस बारे में अक्सर सुना होगा। तमाम सबूतों और गवाहों के बिना पर अदालत दीपक वर्मा को श्री रामकृष्ण ओबरॉय के कत्ल के जुर्म में ताज़ीरात हिंद दफा 302 के तहत सजाए मौत करार देती है। आईपीसी में किस अपराध के लिए क्या सजा देनी है, इसके बारे में डिटेल में लिखा गया है। वहीं अगर बात करें सीआरपीसी की, तो सीआरपीसी का मतलब होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता। इसमें पुलिस द्वारा किसी अपराध की जांच की प्रक्रिया के बारे में लिखा जाता है, प्रोसेस के बारे में लिखा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन किस प्रकार की जाएगी। भारतीय कानून के शुरुआती दिनों की अगर बात की जाए तो मर्डर यानी कि हत्या जैसे मामलों में फांसी एक फिक्स पनिशमेंट हुआ करता था। लेकिन फिर भी अगर कोई जज किसी अपराधी को सजाए मौत ना देकर उसको आजीवन कारावास देता है, तो उस जज को अपने फैसले में लिखना होता था कि उसने सजाए मौत की जगह आजीवन कारावास क्यों दिया। 1955 में एक अमेंडमेंट होता है जिसमें यह लिखा जाता है, अगर कोई जज किसी अपराधी को सजाए मौत ना देकर आजीवन कारावास देना चाहता है तो उन्हें अपने फैसले में इसका स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। 1973 में एक और अमेंडमेंट होता है और उसमें लिखा जाता है कि आज के बाद हत्या यानी कि मर्डर के मामलों में आजीवन कारावास एक स्टैंडर्ड पनिशमेंट रहेगा। और फिर आता है साल 1980, जब कोर्ट के सामने एक ऐसा मुकदमा आता है, एक ऐसा केस आता है जो इस डेथ पेनल्टी वाले मामले में नए ट्विस्ट एंड टर्न्स लेके आता है, कई सारे मोड़ लेके आता है। यहां तक कि कानून की शब्दावली में एक नया डॉक्ट्रिन ऐड होता है, नया शब्द ऐड होता है, नई टर्म ऐड होती है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। इसका मतलब कुछ ऐसे केस जो समाज को शर्मसार कर देते हैं कि मानव या इंसान इतना नीचे भी गिर सकता है। क्यों हुआ ऐसा, उस केस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। यह केस था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। बच्चन सिंह नाम का एक कैंडिडेट अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। इस हत्या के बदले उसको 14 साल की जेल होती है, 14 साल की सजा सुनाई जाती है। अपनी सजा पूरी करने के बाद जब बच्चन सिंह अपने घर लौटता है तो वो अपने चचेरे भाई के साथ रहना शुरू करता है। लेकिन चचेरे भाई की पत्नी को बच्चन सिंह का वहां रहना पसंद नहीं आता है। उनमें आए दिन झगड़े होना शुरू होते हैं, और एक दिन ऐसा आता है जब बच्चन सिंह का चचेरा भाई घर नहीं होता है, उसकी पत्नी भी घर नहीं होती है। तब बच्चन सिंह अपने चचेरे भाई के 4 बच्चों में से 3 बच्चों का मर्डर कर देता है, उनकी हत्या कर देता है। जब ये मुकदमा वापस कोर्ट के सामने पहुंचता है और ये मालूम चलता है कि ये वही बच्चन सिंह है जो अपनी पत्नी की हत्या के मामले में ऑलरेडी 14 साल की सजा काट चुका है, तो कोर्ट इस मामले में पहली बार
रेयरेस्ट ऑफ द रेयर टर्म का यूज करती है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन को ऐड करती है कानून की शब्दावली में, और ये कहती है कि आज के बाद जितने भी ऐसे केस होंगे जो मानवता को शर्मसार करने वाले होंगे या लाखों में से कोई एक बिरले केस होंगे, दुर्लभतम केस होंगे, उन केसों में नो डाउट सजाए मौत तय है। ये तो बात हुई हत्या जैसे अपराध और उसकी सजा के बारे में, लेकिन और ऐसे कौन कौन से अपराध हैं जिसमें किसी अपराधी को या एक से ज्यादा अपराधियों को सजाए मौत यानी कि फांसी की सजा दी जा सकती है। आइए समझते हैं उनको। पहला, आईपीसी सेक्शन 121। अगर कोई व्यक्ति या एक से ज्यादा व्यक्ति मिलकर भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई विद्रोह रचने की साजिश करते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको सजाए मौत दी जा सकती है। आईपीसी सेक्शन 132, डिफेंस की तीनों विंग्स यानी कि नेवी, आर्मी या एयरफोर्स का कोई भी सोल्जर या एक से ज्यादा सोल्जर्स अपने कमांडिंग ऑफिसर का ऑर्डर मानने से मना करते हैं तो ऐसे सोल्जर्स को उकसाने वाले, भड़काने वाले कैंडिडेट्स को सजाए मौत दिए जाने का प्रावधान है। आईपीसी सेक्शन 194, मान लीजिए सोसाइटी में कोई मर्डर हो जाता है, किसी इंसान की हत्या हो जाती है और जिस इंसान ने वो हत्या की है वो तो बच के निकल जाता है, लेकिन उसी सोसाइटी का एक इंसान किसी दूसरे इंसान पर ये एलिगेशन लगाए, कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही दे, झूठे एविडेंस पेश करे कि मैंने इस इंसान को मर्डर करते हुए देखा है, मेरे पास इस चीज के कई सारे एविडेंस हैं, बल्कि मुझे यहां तक पता है कि उसने वो वेपन कहां पर छुपाया हुआ है। कहने का मतलब ढेर सारी झूठी गवाहियां दे, एविडेंस पेश करे और अल्टीमेटली उस निर्दोष इंसान को, उस इनोसेंट इंसान को सजा हो जाती है, तो उस कंडीशन में उस झूठी गवाही देने वाले को, कोर्ट को गुमराह करने वाले इंसान को, झूठे एविडेंस पेश करने वाले इंसान को मैक्सिमम पनिशमेंट के रूप में सजाए मौत देने का प्रावधान है। आईपीसी सेक्शन 195A, अभी जो मैंने केस बताया था उस केस में जिस इंसान ने झूठी गवाही दी थी, अगर उस इंसान को कोई दूसरा इंसान यानी कि थर्ड पर्सन इस बात के लिए उकसाता है, रिश्वत देता है, धमकाता है, डराता है या किसी भी तरह से कोई प्रलोभन देकर यह काम करवाता है तो उस थर्ड पर्सन को भी सजाए मौत देने का प्रावधान है। आईपीसी सेक्शन 303, अगर किसी इंसान को किसी केस में ऑलरेडी उम्र कैद या आजीवन कारावास की सजा हो रखी हो और वो इंसान किसी भी तरह से किसी का मर्डर कर दे, हत्या कर दे, तो इस कंडीशन में उस अपराधी को सजाए मौत यानी कि फांसी दिए जाने का प्रावधान है। आईपीसी सेक्शन 305, अगर कोई इंसान किसी बच्चे को जिसकी एज 18 साल से कम है या किसी ऐसे इंसान को जिसने शराब या किसी और तरह का नशा किया हुआ है यानी कि वो इंसान अपने होशावास में नहीं है, या फिर किसी ऐसे इंसान को जिसकी दिमागी तौर पर हालत ठीक नहीं है यानी कि वो मेंटली पूरी तरह फिट नहीं है, को सुसाइड के लिए उकसाता है या सुसाइड करने में उसकी मदद करता है, हेल्प करता है, तो ऐसे इंसान को सजाए मौत दिए जाने का प्रावधान है। आईपीसी सेक्शन 364A, अगर कोई इंसान किडनैपिंग करता है और फिरौती की मांग करता है और फिरौती के बदले ढेर सारी धमकियां देता है, थ्रेटनिंग करता है, जान से मारने की धमकी देता है, या जिस इंसान का उसने किडनैप किया है उसको कोई शारीरिक चोट पहुंचाने की कोशिश करता है या बिल्कुल पहुंचाता भी है, तो इस कंडीशन में, इस केस में उस इंसान को, उस किडनैपर को मैक्सिमम पनिशमेंट के तौर पर सजाए मौत यानी कि फांसी दिए जाने का प्रावधान है। आईपीसी सेक्शन 376A, अगर कोई इंसान किसी महिला के साथ रेप करे और रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दे या रेप के दौरान इतना वायलेंस करे कि उस महिला को मेंटल तौर पर पूरी तरह डिस्टर्ब कर दे, तो उस इंसान को मैक्सिमम पनिशमेंट के तौर पर सजाए मौत दिए जाने का प्रावधान है। आईपीसी सेक्शन 376DB, अगर कोई इंसान 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ रेप करता है तो इस मामले में मैक्सिमम पनिशमेंट के तौर पर उसको सजाए मौत यानी कि फांसी दिए जाने का प्रावधान है। आईपीसी सेक्शन 396, अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर कोई लूटपाट या डकैती जैसे वारदात को अंजाम देते हैं और उस दौरान किसी विक्टिम की हत्या कर दी जाती है तो इस केस में मैक्सिमम पनिशमेंट के तौर पर सजाए मौत दिए जाने का प्रावधान है। तो ये कुछ ऐसे अपराध थे जिसमें अपराधी को मैक्सिमम पनिशमेंट के तौर पर सजाए मौत दिए जाने का प्रावधान है। अभी तक की वीडियो में मैंने कई बार आजीवन कारावास शब्द का इस्तेमाल किया है। फांसी की डिटेल जानने से पहले थोड़ा आजीवन कारावास को भी समझ लेते हैं। आजीवन कारावास, जिसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी कहते हैं, को सामान्य भाषा में अगर समझें तो इसका मतलब होता है कि अपराधी को अपने जीवन के अंतिम समय तक जेल में ही रहना है। लेकिन फिर भी आपने कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना होगा या फिल्मों में आपने देखा होगा कि किसी अपराधी को 14 साल में, किसी अपराधी को 20 साल में, किसी अपराधी को 25 साल में छोड़ दिया, जबकि उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसका जनरल सा मतलब यह है कि अपराधी को कानूनी प्रक्रिया में सुधरने का भी मौका दिया जाता है और ऐसे कुछ अपराधी जिनका चाल चलन अच्छा होता है को सरकार समय समय पर
14 साल, 20 साल या मैक्सिमम 25 साल बाद आजीवन कारावास की सजा से मुक्त कर देती है, रिहा कर देती है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी अपराधी को जिसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई हो, उसकी सजा 14 साल से बिल्कुल कम नहीं की जाएगी। यानी कि किसी अपराधी को जिसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, उसको मिनिमम 14 साल तो जेल में रहना ही पड़ेगा। यहां पर ज्यादातर लोगों को एक और कंफ्यूजन होता है कि जेल की दुनिया में दिन और रात अलग अलग काउंट किए जाते हैं। यानी कि अगर किसी को मान लो 20 साल की सजा सुनाई गई है तो वो 10 साल में ही वापस आ जाएगा, क्योंकि डे और नाइट अलग अलग काउंट होंगे। ये पूरी तरह एक मिथ है और बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को भी ये गलतफहमी होती है कि जेल में दिन और रात को अलग अलग काउंट किया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अंडर टाइटल 17A पार्ट 3 चैप्टर नंबर 51 में साफ लिखा हुआ है कि जेल में एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे, जेल में एक सप्ताह का मतलब होता है 7 दिन, जेल में एक महीने का मतलब होता है 30 दिन और जेल में एक साल का मतलब होता है 365 डेज। आईपीसी के जिन जिन सेक्शंस में सजाए मौत का प्रावधान है, अगर किसी भी अपराधी को उनमें से किसी भी सेक्शन में बुक किया जाता है और सेशन कोर्ट उस अपराधी को सजाए मौत करार देती है, तो इस सजा को बरकरार रखने के लिए, इसकी पुष्टि करने के लिए उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के आदेशों की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर सेशन कोर्ट किसी भी अपराधी को सजाए मौत डिक्लेयर करती है तो हाई कोर्ट द्वारा इस फैसले की पुष्टि होना आवश्यक है कि यस, ये अपराधी वाकई में इस सजा को बिलोंग करता है, इस सजा को डिजर्व करता है, इसलिए इसको सजाए मौत ही दी जानी चाहिए। इतना सब होने के बाद अगर अपराधी आगे अपील करना चाहे तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 136 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के उच्चतम न्यायालय में अपनी फरियाद रख सकता है और एक SLP यानी कि स्पेशल लीव पिटिशन दायर कर सकता है। अगर उच्चतम न्यायालय भी उस अपराधी की सजा को बरकरार रखता है तो आर्टिकल 137 ये कहता है कि वो अपराधी उच्चतम न्यायालय के पास रिव्यू पिटिशन दायर कर सकता है। अगर किसी कारण से उच्चतम न्यायालय उस रिव्यू पिटिशन को भी खारिज कर देता है, यानी कि सजा को बरकरार रखता है, तो इस केस में उस अपराधी के पास उसके सारे कानूनी रास्ते लगभग बंद हो जाते हैं। सभी तरह के कानूनी रास्ते बंद होने के बाद उस अपराधी के पास केवल दया याचिका का, मर्सी पिटिशन का ऑप्शन बचता है। तो भारतीय संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसकी भी व्यवस्था की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 और 161 में भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल को ये पावर दिया गया है, ये अधिकार दिया गया है कि वो चाहें तो किसी अपराधी की सजाए मौत को कन्वर्ट करके किसी और सजा में बदल सकते हैं, चाहें तो उसको आजीवन कारावास दे सकते हैं। कहने का मतलब उनके विवेकाधिकार पर डिपेंड करता है कि वो उस अपराधी के साथ क्या करें। लेकिन अगर उस अपराधी की मर्सी पिटिशन भी खारिज हो जाती है, यानी कि भारत के माननीय राष्ट्रपति और माननीय राज्यपाल भी उसकी सजा को बरकरार रखते हैं, तो इसका मतलब ये कि अब उसके सभी तरह के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और मर्सी पिटिशन के खारिज होते ही उस अपराधी के नाम से एक ब्लैक वारंट इश्यू किया जाता है, जिसे डेथ वारंट भी कहते हैं। आईपीसी की द्वितीय अनुसूची में फॉर्म नंबर 42, फॉर्म संख्या 42 को डेथ वारंट कहा जाता है, जिसे ब्लैक वारंट भी कहते हैं। इस ब्लैक वारंट में उस अपराधी का नाम, उसने जो क्राइम किया है उसके बारे में, उसको जहां फांसी दी जाएगी उस जगह के बारे में, उस डेट के बारे में जिस दिन दी जाएगी और उस टाइम के बारे में जब दी जाएगी, सब कुछ लिखा हुआ होता है। और ये ब्लैक वारंट उस सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के नाम एड्रेस किया जाता है जहां पर उस अपराधी को फांसी दी जानी है। अगर वो अपराधी किसी ऐसी जेल में है जहां पर फांसी देने का अरेंजमेंट नहीं है तो उसे तुरंत से किसी ऐसी जेल में शिफ्ट किया जाता है जहां पर फांसी देने का अरेंजमेंट हो, और वो ब्लैक वारंट भी उसी जेल के सुपरिटेंडेंट के नाम से एड्रेस किया जाता है। फांसी देने के बाद इस ब्लैक वारंट को माननीय न्यायालय को पुनः जमा कराना होता है। अरेंजमेंट से मेरा मतलब यहां पे यह है कि जेल में फांसी देने के लिए अलग से एक जगह होती है जिसे फांसी घर कहते हैं, लेकिन दिल्ली की तिहाड़ जेल में जेल नंबर 3 में जो फांसी घर बना हुआ है उसे फांसी घर ना कहकर फांसी कोठी कहते हैं। इन फांसी घरों या फांसी कोठी में वो सारे अरेंजमेंट होते हैं जो फांसी देने के लिए जरूरी होते हैं। वो क्या है वो आपको अभी मालूम चलेगा। ब्लैक वारंट जारी होते ही उस अपराधी को वहां से निकालकर डेथ सेल में शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि वो अपने आप को या किसी दूसरे कैदी को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। डेथ सेल से यहां पे मतलब है कि एक ऐसी सुनसान जगह, एक ऐसा सुनसान कमरा जो कि फांसी कोठी या फांसी घर के बिल्कुल नजदीक होता है। साथ ही 24 घंटे वहां उसकी चौकसी की जाती है ताकि वो गलती से भी अपने आप को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचा ले। अगर अपराधी एक से ज्यादा हैं तो उनको अलग अलग डेथ सेल में रखा जाता है।
दूसरी तरफ फांसी कोठी में फांसी की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। क्योंकि फांसी रोज रोज तो होती नहीं है, इसलिए फांसी के तख्ते, लीवर वगैरह काफी जाम हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले उनकी ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग की जाती है ताकि टाइम आने पर वो अच्छे से काम कर सकें। उसके बाद एक बोरे में रेत भरकर कम से कम 2 से 3 बार फांसी देने का ट्रायल किया जाता है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उस बोरे में इतनी रेत भरी जाती है जिसका वजन अपराधी के वजन से कम 1.5 गुना ज्यादा हो, ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। फांसी देने के लिए एक अलग किस्म के रस्से का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कहते हैं मनीला रोप या मनीला रस्सा। अंग्रेजों के टाइम पर यह रस्सा फिलीपींस की राजधानी मनीला से मंगाया जाता था, इसलिए इसका नाम मनीला रोप पड़ा। आज की तारीख में यह रस्सा बिहार के बक्सर जेल में तैयार किया जाता है, और हिंदुस्तान में अगर कहीं भी फांसी देनी हो तो यह रस्सा बिहार की बक्सर जेल से मंगाया जाता है। 2 से 3 बार ट्रायल कंप्लीट होने के बाद उस रस्से को संभाल के रखा जाता है, क्योंकि उसी रस्से से फांसी दी जानी है। जैसा कि मैंने बताया कि डेथ सेल में रखे गए अपराधी को 24 के 24 घंटे निगरानी में रखा जाता है, ताकि वो गलती से अपने आप को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचा ले। फांसी से एक दिन पहले शाम के 4 बजे तक उस अपराधी से मिलने की इजाजत होती है, परमिशन होती है। अगर उसका कोई फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड, अगर वो कोई वसीयत करना चाहता है तो उसका वकील, इनमें से कोई भी कैंडिडेट उस अपराधी से मिल सकता है, लेकिन शाम के 4 बजे तक। 4 बजे के बाद वो स्टाफ जो उसकी ड्यूटी में तैनात है, जो उसकी चौकसी में तैनात है, उसके अलावा जेल का कोई दूसरा स्टाफ भी उस अपराधी से नहीं मिल सकता। अगले दिन सुबह अपराधी को जल्दी जगा दिया जाता है और उसे नहाने के लिए बोला जाता है। नहाने के बाद उसे साफ सुथरे कपड़े ऑफर किए जाते हैं। हालांकि ये सब करना अपराधी की इच्छा के ऊपर है, इसके लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाती है। इस सब के बाद में जेल अधीक्षक महोदय या उनके समकक्ष कोई भी अधिकारी उस ब्लैक वारंट को पढ़कर उस अपराधी को सुनाता है। फांसी दिए जाने के तय वक्त से कुछ मिनट पहले उस अपराधी को डेथ सेल से फांसी कोठी या फांसी घर तक ले जाया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि डेथ सेल से निकलने से पहले ही उस अपराधी का चेहरा काले कपड़े से ढक दिया जाता है, साथ ही साथ उसके हाथ पीछे की तरफ बांध दिए जाते हैं। चेहरा ढकने और हाथ बांधने के पीछे रीजन ये होता है कि जब अपराधी को फांसी कोठी के अंदर लाया जाता है तो वो वहां का माहौल देखकर घबरा ना जाए, गलती से उसको कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। डेथ सेल से लेके फांसी कोठी के रास्ते तक दोनों तरफ से गार्ड्स उसको अच्छी तरह से पकड़े रहते हैं, जिनका काम होता है उस अपराधी को, या अगर एक से ज्यादा अपराधी हैं तो उनको फांसी के तख्ते तक लाकर खड़ा करना। फांसी के तख्ते पे आने के बाद उस अपराधी के पैर भी बांध दिए जाते हैं ताकि वो किसी तरह की कोई मूवमेंट ना कर सके। उसके बाद उस फांसी कोठी में या फांसी घर में एक लंबी खामोशी होती है। कोई किसी से बोलता नहीं है, क्योंकि फांसी कोठी या फांसी घर के अंदर जो भी काम होते हैं वो सारे के सारे इशारों में किए जाते हैं। वहां जितने भी लोग मौजूद होते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, जल्लाद, गार्ड्स, एक डॉक्टर, एक मजिस्ट्रेट और भी कुछ लोग, ये सारे के सारे सिर्फ इशारों में बात करते हैं अगर जरूरत हो तो, अदरवाइज इसकी भी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही वो टाइम आता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, अधीक्षक महोदय या उनके समकक्ष का कोई अधिकारी अपने हैंकी से या अपनी फिंगर से एक इशारा करता है। इस इशारे का मतलब होता है जल्लाद समझ जाता है कि अब वो टाइम आ चुका है। उस इशारे को देखते ही तुरंत से जल्लाद उस लीवर को खींच देता है। उस लीवर को खींचते ही वो अपराधी जिस तख्ते पर खड़े हुए हैं वो हवा में झूल जाता है और अपराधी सीधा नीचे आ जाता है। इसके बाद मैं शायद बताना उचित नहीं समझता कि क्या हुआ होगा या क्या होता है। तकरीबन 20 से 25 मिनट या मैक्सिमम आधे घंटे तक उस अपराधी का शरीर हवा में झूलता रहता है। उस आधे घंटे के दौरान भी उस फांसी कोठी में जितने भी लोग मौजूद हैं, कोई किसी से बात नहीं करता। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। तकरीबन आधे घंटे के बाद डॉक्टरों की एक टीम ये कंफर्म करती है कि अपराधी अब इस दुनिया में नहीं रहा। गार्ड्स उसकी बॉडी को नीचे उतारते हैं। डॉक्टर्स की टीम मिलकर उसका अच्छे से पोस्टमार्टम करती है। एक डेथ सर्टिफिकेट तैयार किया जाता है। उस अपराधी की डेड बॉडी उसके परिवारजनों को सौंप दी जाती है। अगर उस अपराधी की बॉडी को कोई क्लेम करने नहीं आता है तो जेल मैनुअल के हिसाब से, उस अपराधी के रिलीजन के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उसके बाद वो ब्लैक वारंट वापस माननीय न्यायालय को जमा करा दिया जाता है। वीडियो के लास्ट में बात करते हैं फांसी से जुड़ी हुई कुछ अफवाहों के बारे में, यानी कि मिथ्स के बारे में। नंबर 1,
सबसे पहली अफवाह आती है जल्लाद के बारे में, उस इंसान के बारे में जो उस फांसी के तख्ते के लीवर को खींचता है। उसके बारे में सबसे बड़ी अफवाह यह होती है कि वो बड़ा ही अजीब सा इंसान होता है, बड़ी बड़ी मूछें होती हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं, काले रंग के कपड़े पहने हुए होते हैं, बॉडी पर ढेर सारा ऑयल लगाया हुआ होता है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जल्लाद एक आम आदमी की वेशभूषा में ही होता है जब वो अपने काम को अंजाम दे रहा होता है। नंबर 2, यह भी बहुत बड़ी अफवाह है कि जिस रस्से से फांसी दी जा रही है, गलती से अगर वो रस्सा टूट जाता है तो फांसी कैंसिल कर दी जाएगी। बहुत बड़ी अफवाह, बिल्कुल गलत। क्योंकि माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में साफ लिखा होता है टू बी हैंग टिल डेथ, यानी कि इस अपराधी को तब तक लटकाओ जब तक कि इसकी सांसें खत्म ना हो जाएं, तब तक कि ये मर ना जाए। तो पहली बात तो ये, ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं होता है, क्योंकि फांसी देने से पहले 2 से 3 बार अच्छे से ट्रायल किया जाता है। फिर भी अनफॉर्चुनेटली या किसी भी कारण से ऐसा हो जाता है तो कानून की किताब में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि उस अपराधी की फांसी की सजा को माफ कर दिया जाएगा। क्यों? अगेन मैं कह रहा हूं, कोर्ट के आदेश ये हैं कि उसको तब तक लटकाया जाए जब तक कि वो मर ना जाए। नंबर 3, ये माना जाता है कि जिस जज ने उस अपराधी को सजाए मौत दी है वो अपने फैसले के बाद अपनी पेन की निब को या पेन को तोड़ देता है। ये भी एक तरह की अफवाह ही है, क्योंकि कानून की दुनिया में किसी भी किताब में ये नहीं लिखा हुआ कि किसी भी जज ने किसी भी अपराधी को अगर सजाए मौत दी हो तो वो अपनी कलम को तोड़े। हाँ, कुछ जजेस ने ऐसा किया हुआ होगा, लेकिन ऐसा लिखित में कोई नियम नहीं है। अगर जज चाहे तो ऐसा करे, अगर जज ना चाहे तो ऐसा बिल्कुल ना करे। नंबर 4, ये तो बहुत ही कॉमन सी अफवाह है। ये माना जाता है कि जल्लाद उस अपराधी को लटकाने से पहले उसके कान में कुछ माफीनामा कहता है, उससे माफी मांगता है कि भाई मुझे माफ कर देना, मैं आपको सजाए मौत दे रहा हूं। बिल्कुल गलत, बिल्कुल भी गलत। जैसा कि मैंने बताया कि फांसी कोठी में या फांसी घर में जब तक फांसी की प्रोसेस पूरी नहीं हो जाती है, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, कोई किसी से बिल्कुल बात नहीं कर सकता। दूसरी बात यहां पर यह आती है कि वो जल्लाद माफी क्यों मांगे, वो ये सब कुछ अपनी मर्जी से थोड़ी ना कर रहा है, वो माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना कर रहा है। नंबर 5, एक और बहुत कॉमन सी अफवाह है कि फांसी दिए जाने वाले अपराधी से उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। इसके बारे में भी यह माना जाता है कि वो अंतिम इच्छा के रूप में कुछ भी मांग सकता है। गलत। अपराधी अपनी अंतिम इच्छा के रूप में कुछ कुछ चीजों की डिमांड कर सकता है, जैसे अगर उसे कुछ खाना है, कुछ स्पेशल खाना है, तो वो जेल के स्टाफ से इस बारे में बता सकता है। जहां तक पॉसिबल होगा उसे वो खाना खिलाया जाएगा। अगर वो कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ना चाहता है, उसको वो पढ़ने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, अवेलेबल कराया जाएगा। अगर वो किसी इंसान से मिलना चाहता है तो उस इंसान से उसे मिलने दिया जाएगा। ये कुछ कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जिनको पूरा किया जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि अपराधी चाहे कि मुझे एक बार लंदन घूमना है या मुझे एक बार लाइव क्रिकेट मैच देखना है तो उसकी इच्छा पूरी कर दी जाए, नहीं। चलते चलते ये बताना भी जरूरी है कि मैंने वीडियो में जितनी भी सारी बातें बोली हैं वो एक ऐसे इंसान के स्टेटमेंट, एक ऐसे इंसान के इंटरव्यू के बेसिस पर बोली हैं जो इंसान अब तक कई सारे अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचा चुका है। इंटरनेट पर उनके बारे में कई सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। कॉपीराइट इश्यूज की वजह से मैं उनका नाम नहीं ले सकता। आप जाकर इस चीज को रिकन्फर्म भी कर सकते हैं। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे जरूरी बात जो मैं हमेशा कहता हूं कि बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेट कर दें ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।